हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। गला फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया। कुछ दिन पहले गड़बड़ हुआ था और इधर 2 दिन पहले फिर से गड़बड़ हो गया, तो आज थोड़ा ठीक हुआ है तो हमने कहा पढ़ा लेते हैं। थोड़ी हो सकता है आवाज़ चेंज या थोड़ी दबी हुई मिले, तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग SSC CGL ठीक इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर डिस्कशन है। आज डिस्कशन नंबर 25 और 7 दिसंबर तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं 8 दिसंबर का, और 8 दिसंबर में भी हमको 4 करना होगा। तो अब ये 25, 26, 27, 28 8 दिसंबर का हो जाएगा। और ये 8 दिसंबर का पहला वाला सेट है जो 9 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अब बढ़ाते हैं हम लोग, धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं। PDF आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, रोज़ रोज़ के आप पूछे तो आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पर, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका है बेटा? ये है बल्क का। बल्क का मतलब क्या होता है? इन लार्ज क्वांटिटी, कहते हैं ना बल्क में मंगाए हैं। किताबें मंगाए हैं भैया, कितनी मंगाए हैं? बल्क में मंगाए हैं। बल्क का मतलब क्या हुआ? इन लार्ज, ठीक, इन लार्ज क्वांटिटी। अब नंबर भी हो सकता है, इन लार्ज क्वांटिटी या इन लार्ज नंबर। तो किताबें होंगी तो नंबर में होंगी ना, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। अब देखो ऑप्शन 1 तो दिया है इसका हैंडफुल। अब एंटोनियम बताना है, तो हैंडफुल का मतलब क्या हुआ? मुट्ठी भर, ठीक। आपने कोई चीज़ कितनी मंगाई है? मुट्ठी भर। तो मुट्ठी भर लार्ज क्वांटिटी का अपोजिट हो सकता है, एक तो ये हो जाता है, ठीक है। और वर्ड देख लो कहीं इससे ज़्यादा सटीक मिल गया तो ब्रंट का मतलब क्या होता है? कहीं जो चोट वगैरह लग जाती है, थोड़ा रगड़ आ जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रंट, चोट लगना। स्टेपल का मतलब क्या होता है? मेन, मुख्य भोजन। जैसे हम लोग इस स्पेशली भोजन के लिए लगता है, जैसे बंगाल वालों के लिए कहा जाता है कि मछली चावल बंगाल का स्टेपल फूड है, दाल चावल यूपी का स्टेपल फूड है। तो मेन फूड, मुख्य भोजन कहते हैं उसको स्टेपल। और हैवी माने भारी होता है। तो इन तीनों में कोई भी बल्क का एंटोनिम नहीं था, यही था हैंडफुल ही। तो पहला वाला ही आंसर होगा जो पहली बार में आया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर से एंटोनिम है, ठीक है। अब की बार दोनों एक साथ में दे दिया एंटोनिम, अच्छी बात है। तो एंटोनिम किसका बताना है? लॉयल का। लॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल का मतलब हो गया कोई चीज़, कोई व्यक्ति आपके लिए क्या है? बहुत ही फेथफुल है, या कोई पर्सन आपके लिए बहुत सिंसियर है। फेथफुल है, सिंसियर है, वो हो जाता है, ठीक। आर्डेंट, तो आर्डेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साही। आर्डेंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साही। और वर्ड ले सकते हो तो ये जेड वाला जेलस हो गया, याद रखना जेड वाला जेलस है, जे वाला नहीं। जेड वाला जेलस हो गया, एंथुजियास्टिक हो गया। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं आर्डेंट के लिए। अब फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल का मतलब होता है अस्थिर। अस्थिर, अस्थिर किसमें? अपनी सोच मानसिकता के लिए अस्थिर हो सकता है। जैसे सुबह कुछ मूड है, दोपहर में मूड बदल गया, शाम को कोई और मूड हो गया, रात में कुछ और मूड हो गया। तो वो लोग जो एक बात पर टिके नहीं रहते, वो लोग जो एक बात पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो ये लॉयल का अपोजिट हो सकता है। लॉयल क्या है? जो एक व्यक्ति के प्रति स्वामी भक्त होता है, एक व्यक्ति के प्रति निष्ठावान होता है, एक बात पर अटल रहता है, पक्का रहता है। अभी तक में ये सबसे अच्छा है। स्टूपिड का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। ट्रेजिक मतलब बहुत दुखद होता है। अब भाई यहाँ ट्रेजिक, दुखद का कोई मतलब नहीं है। लॉयल का दुखद से कोई लेना देना नहीं, ना स्टूपिड से लेना देना है। तो इसमें एक ही वर्ड हो सकता है जिसके इसका कुछ लेना देना हो, और वो है फिकल। तो इसके अलावा और कोई वर्ड बच भी नहीं रहा है इसका एंटोनियम बनने लायक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभी गले में है तकलीफ। ये कह रहे हैं कि करेक्ट फॉर्म बताना है। एक्टिव, करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है आपको। किसकी करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है? सेंटेंस दिया है, अ टेरेबल डिजास्टर वाज विटनेस्ड बाय अ कंट्री। बाय आवर कंट्री में और कंट्री को इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, वाज विटनेस्ड को इधर ले जाना। जब वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है तो उसकी मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये बहुत बार कह चुके हैं, फिर बार बार क्या बताएं।
अच्छा, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो सीजीएल में पैटर्न है एक्टिव पैसिव का, उसमें ज़्यादातर पास्ट इंडिफिनिट वाला है और एक आध प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला है, नहीं तो परफेक्ट टेंस वाला बहुत है, एक विल वाला बहुत है। इतने में ही ये ख़त्म कर दे रहे हैं। कभी कभार कंटिन्यूस का एनजी फॉर्म आ जा रहा है, बस या तो विल बी ये रहता है, या तो वाज और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यही सब घूम घूम के कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढनी है, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी। ये हैड के साथ विटनेस्ड है, ये नहीं होगा। विटनेसेड वर्ब में एस, देखो वर्ब में एस ई एस लगा हुआ है, नहीं होगा। विटनेस्ड इसमें दिया हुआ, इसमें इज विटनेसिंग दिया हुआ, ये नहीं होगा। केवल वर्ब से पूरा पैसिव वॉइस हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अब इसमें बताओ कि किसका, द आउटकम सही है, ऑफ द सर्वे ये भी सही है, वाज क्रिटिकल इंटरवेंशन भी सही है, टू द क्वेश्चनायर ये क्वेश्चनायर की गलत है, प्रिपेयर्ड बाय सूरज एंड हिज कमेटी, क्वेश्चनायर की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चनायर की स्पेलिंग आप कैसे याद रखोगे, याद करें बताएं आपको, QUESTION, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है क्वेश्चनायर में। अब मैं इसमें यहाँ आपको लगा रहा हूँ AIRE, यहाँ लगा दीजिएगा AIR, एयर होता है, बाद में ई जोड़ दीजिएगा, बीच में एक एन और लगा दीजिएगा। क्वेश्चन एंड एयर, तो एंड का एन ले लीजिए। तो ये जो क्वेश्चनायर में यहाँ बीच में होता है ना, ये डबल एन होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था, सिंगल एन लिखा हुआ था, यहाँ पर भी सिंगल एन है, गलत है। ठीक है, सही स्पेलिंग क्या होगी मैंने आपको बता दी। ठीक, आगे बढ़े तो चलते हैं। आंसर कौन सा होगा, ए वाला, फर्स्ट पहला वाला। अब आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फिर वही एक्टिव वॉइस बतानी है, पैसिव में ये है। तो देखो फिर वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, फिर वही सेम कहानी, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ग हटाएंगे, नरेटेड सेकेंड फॉर्म लेंगे। बाय द टीचर है, बाय द टीचर इधर ले लो, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको इधर ले लो। वर्ब नरेटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म नरेटेड लगेगी। ठीक है, चलो ये पैटर्न हो गया। ढूंढो, अच्छा ढूंढो, ढूंढने पे कौन सा मिलेगा, यहाँ लिखा है वर्ब नरेटेड, पैसिव का पैसिव ही रह गया। अब यहाँ लिखा हैड नरेटेड, भैया हैड कहाँ से ले आएंगे, ये लिखा है नरेटेड, ये सही है, ये वाज नरेटिंग है, गलत हो जाएगा। जो इसके पहले वाला एक्टिव पैसिव था, सेम चीज़ यहाँ हूबहू कॉपी कर दी, क्वेश्चन बदल दिया बस, तो आंसर थर्ड हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनीम है। एंटोनीम किसका बताना है, रेवेज्ड का बताना है। मीनिंग पता लगाओ, कैसे पता लगेगी, पढ़ के देख लो, पता लग जाएगी भाई। क्या लिखा है, द डकैट, डकैट का मतलब डाकू, डाकू रवेज्ड द बंगलो, डाकू बंगले का क्या करेंगे बताओ, डाकू बंगले को बर्बाद कर देंगे और क्या, लूट लेंगे, नष्ट कर देंगे, ये सब होगा। इन द एब्सेंस ऑफ द ओनर, बंगले के मालिक की अनुपस्थिति में डाकुओं ने बंगले को लूट लिया। अब यहाँ रेवेज्ड का सीधा सा मतलब होगा लूट लिया, तोड़ ताड़ दिया ये तो कहा नहीं जाएगा ना, लूट लिया। वैसे रेवेज्ड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, लेकिन मतलब डिस्ट्रॉयड है, तो डिस्ट्रॉयड का सेंस यहाँ नहीं है, डाकुओं के सेंस में क्या आएगा, डाकू घर को गिराते थोड़े हैं, आग थोड़े लगाते हैं, वो सामान लूट के ले जाते हैं। तो रेवेज्ड का मतलब उन्होंने लूट लिया, सीधा सा यहाँ रेवेज्ड का मतलब है। अब डिमोलिश्ड का मतलब होता है ढहा दिया, तो ढहाएँ डिस्ट्रक्ट थोड़े कर रहे हैं वो, वैसे भी हमको एंटोनियम बताना है। सील्ड का मतलब उन्होंने सील लगा दी, क्यों, डाकू लोग मकान का ताला तोड़ेंगे कि लगाएंगे, तोड़ेंगे। एक्सप्लोडेड, बम से उड़ा दिया, ऐसा क्यों करेंगे, खुद को पकड़ाएंगे क्या, वो बम फोड़ेंगे वहाँ पे। रिस्टोर्ड, तो रिस्टोर्ड का मतलब क्या होता है, फिर से रिस्टोर हो जाना, मतलब फिर से पुरानी स्थिति पे आ जाना। तो ये इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने घर को लूट लिया था, अपोजिट क्या हो जाएगा उसका, रिस्टोर्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसका बताना है, अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल।
मतलब दफनाने के, बरियल या क्रीमेशन जो भी कहते हो, बरियल क्रीमेशन के पहले डेड बॉडीज़ को जहाँ रखा जाता है, तो सुना होगा ना न्यूज़पेपर वगैरह में, उसको क्या कहते हैं, मोर्चुरी कहते हैं। पोस्टमार्टम वगैरह के बाद यहीं पे रखा जाता है, तो मोर्चुरी होता है, शवगृह कहा जाता है इसको। म्यूजियम जानते ही हो, ये संग्रहालय होता है जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। सफारी क्या होता है, सफारी कोई रूम नहीं है, शिकार के लिए जो दल जाता है शिकार खेलने के लिए, उसको सफारी कहते हैं। सेनेटोरियम ये एक प्लेस है। तो देखो अब थोड़ा सा ये वर्ड अभी यूज होता है, पहले के ज़माने में क्या था, जैसे ये स्पेशली वर्ड जुड़ा हुआ है टीबी से। टीबी कौन सी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस वाली टीबी जो देखते हो, टीबी वाली नहीं। ट्यूबरकुलोसिस मतलब बीमारी थी एक, तपेदिक क्या यक्ष्मा कहा जाता था उसको, तो तपेदिक कहते थे, यक्ष्मा तपेदिक ये सब। तो टीबी एक बीमारी हुआ करती थी, ट्यूबरकुलोसिस। उसके रोगियों को डॉक्टर सलाह देते थे कि थोड़ा हवा पानी बदल आओ। ज़्यादातर वो हिल स्टेशन वगैरह पे भेज देते थे, हवा पानी ठीक बदल आओ तो ठीक हो जाएगा। तो जो हवा पानी, बीमारी में हवा पानी बदलने के लिए जो लोग जहाँ जाते थे, उन जगहों को सैनिटोरियम कहा जाता था। ठीक, फिलहाल ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या है, मोर्चुरी, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछा गया है कि डेड बॉडीज़ को जहाँ रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। एक बार क्लियर करके फिर दे दो को, मोर्चुरी कहते हैं। बाकी चारों वर्ड की मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में खाली जगह है, क्या लगेगा, शी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड विद हर पुअर हेल्थ। उसका हेल्थ खराब था, उस बीमार थी, तो वो क्या हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फ्रस्ट्रेट होने का मतलब होपलेस हो जाता है आदमी, जब उसको उम्मीद नहीं बचती किसी बात की। और शी बिगेन टू लूज डैश ऑफ हर रिकवरी। रिकवरी मतलब ठीक होने की डैश चीज़ खोती जा रही थी वो। सिचुएशन देखो, कोई लेडी है, अपनी बीमारी से परेशान हो गई है, अपनी बीमारी से फ्रस्ट्रेट हो गई है, और किस चीज़ की उम्मीद खो जाएगी, कह रहे हैं कि रिकवर होने की, ठीक होने की उम्मीद वो खोती जा रही है। तो ठीक होने की क्या चीज़ होगी, मनी, ठीक होने की मनी, या ठीक होने का आइडिया, ठीक होने का वेट, या ठीक होने की उम्मीद। तो ये फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो फ्रस्ट्रेटेड होगी तो उम्मीद खो देगी, तो होप लगाना यहाँ पे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 वही है, सी फ्रैंकली कन्फेस्ड दैट। उसने फ्रैंकली ये बात मान ली कि सी कुड नॉट डैश टू परचेज अ कार देन, कि वो उस समय कार खरीदने की स्थिति में नहीं है। सी कुड नॉट डैश टू परचेज अ कार। तो पहली बात तो ये देखो कि किसके बाद टू लगा पाओगे, स्पेंड के बाद टू लगता नहीं है। सी कुड नॉट स्पेंड टू परचेज अ कार, स्पेंड के बाद टू नहीं लगता है। ठीक है, अफोर्ड लगता है। सी कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज अ कार, मतलब क्या हुआ, अफोर्ड का मतलब क्या होता है, खर्च को बियर कर पाना, बियर द एक्सपेंस, मतलब उसका जो खर्च है वो हम बियर नहीं कर पाएंगे, हमारी आर्थिक क्षमताओं के बाहर है वो। तो सबसे सुटेबल क्या है, उसने ये मान लिया लोगों के सामने कि हम एक कार परचेज करने की क्षमता में इस समय नहीं है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टॉलरेट होता है ना, जिससे कष्ट वगैरह या किसी की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हो, तो वो टॉलरेट लगता है, यहाँ स्टैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, टू वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, बताना है किसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, तो बता लोगे। चलो निकालते हैं यहाँ से। लिखा है द हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस, ये तो सही है, हिप्पोपोटेमस। आल्सो नोन एज रिवर हॉर्स, लिव्स थ्रू आउट सब सहारन अफ्रीका, तो ठीक तो है ये हिप्पोपोटेमस। देखो इसमें क्या होगा, HIPP, पहले तो HIPPO, फिर एक PO और लगाओ। ठीक है, HIPPO फिर PO, फिर इसके बाद क्या लगेगा, टेमस, TAMUS, यहाँ TAMUS, हिप्पोपोटेमस ऐसे। तो यहाँ हिप्पोपोटेमस दिया हुआ है, और में देख लो तो यहाँ क्या लिखा है, हिप्पोपोटेमस लिखा है, PU दिया है। यहाँ क्या लिखा हो,
हिप्पो के बाद ये टी के बाद टेम ए लगा ही नहीं है, MAUS लगा दिया, तो ये मौसा थोड़े होंगे। आगे लिखा है हिप्पो, अब यहाँ पे सिंगल पी कर दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये बाकी तीनों गड़बड़ हैं, गलत हैं, यही एक पहला वाला सही है। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आज आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी बच्चा आप लोगों को, लेकिन वो गले में दर्द है तो धीमा धीमा बोलेंगे। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट दिया है, रीअरेंजमेंट अब यहाँ से शुरू कर लो। ठीक है, अब यहाँ दिया है, देखो यहाँ से स्टार्ट करो। काज्ड अ लैंडस्लाइड, काज्ड अब का वर्ब से शुरू कर लोगे किसी सेंटेंस को, ये शुरू नहीं होगा। लिखा है एन इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ठीक है ना, अनक क्रकेटू, ये है मतलब एनक क्रकेटू वोल्केनो का नाम है, वो फूटा, इरप्ट हुआ। आगे लिखा ट्रिगर्ड अ सुनामी, ट्रिगर्ड देखो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म, शुरुआत में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती तो एक बार मान भी लेते, सेकेंड फॉर्म से स्टार्ट करोगे सवाल ही नहीं होता, तो ये स्टार्टर नहीं हो सकता है। पढ़ लो, ट्रिगर्ड अ सुनामी इन सुंडा स्टेट, ठीक है, इंडोनेशिया में सुंडा स्टेट है, वहाँ पे सुनामी आई थी। एंड किल्ड मोर देन 400 पीपल, अभी एंड से स्टार्ट कर सकते हो क्या, तो स्टार्ट किससे किससे नहीं कर सकते हो, कैन यू टेल मी। यू कैन नॉट स्टार्ट विद पी बिकॉज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यू कैन नॉट स्टार्ट विद आर बिकॉज सेम कंडीशन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्टिंग द सेंटेंस, और एस नहीं कर सकते क्योंकि एंड किल्ड का मतलब और मार दिया, तो भाई आप ऐसे ही मार दो, क्या शुरुआत में ही एंड किल्ड लगा दोगे, स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कैन स्टार्ट विद ओनली एंड ओनली क्यू, तो ऑप्शन देखो ओनली एंड ओनली क्यू इज बीइंग स्टार्टेड इन ऑप्शन नंबर 1। बात खत्म हो गई, मिलाना चाहो तो मिला देता हूँ, चलो मिला लो। एन एरप्शन ऑफ द वोल्केनो एनक क्रकेटो, ठीक है, तो एनक क्रकेटो ने क्या किया, आगे लिखा है कॉज्ड अ लैंडस्लाइड, अब फिर लिखा दैट जिसने ट्रिगर किया सुनामी को, अब इसने सुनामी को ट्रिगर किया और उसके बाद ही तो बताया जाएगा ना, सुनामी आई तो 400 लोग मर गए, तो पहले क्या लगाओगे क्यू, उसके बाद पी आ रहा है, क्यू की वर्ब है पी में, उसके बाद ये दैट से कनेक्ट हो रहा है, आर और एस कंटिन्यू है। ठीक, चालू तो हो ही चुका था, मैं आपको तसल्ली दिला रहा था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आप इडियम बताओ। ठीक है, कजल वंस ब्रेन, तो ज़रा कजल की मीनिंग लो। कजल का मतलब क्या होता है, पीटना, बेत मारना, ठीक है, ये हो गया बेत मारना। अब आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कितने लोग बचपन में टीचर से डंडा खाए हो। हमारी पीढ़ी में तो बहुत पढ़ते, तुम्हारी पीढ़ी में भले कम पढ़े हो। कजल वंस ब्रेन, तो कजल वंस ब्रेन का मतलब अब आप अपने दिमाग को पीट रहे हो, दिमाग को डंडे मतलब डंडा पीट रहे हो, दिमाग को पनिशमेंट दे रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो क्या होगा, थिंकिंग अबाउट डिबेट नहीं, बिल्कुल नहीं, नोट टू थिंक बिल्कुल नहीं, थिंक हार्ड ये होगा, टू थिंक हार्ड, आप बहुत हार्ड सोच रहे हो किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक नहीं होगा, थिंक हार्ड होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में वन वर्ड बताना है, किसका, फेल टू नोटिस, जब हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन को नोटिस नहीं कर पाते हैं, या एक तरह से कह रहे हो इग्नोर करना, या कंडन किसी ऑफेंस को मतलब अनदेखा कर देना, इसके लिए तो ओवरलुक लगेगा, पहला ही ऑप्शन ठीक है। और बता दूँ कहो तो ओवरलाई, ओवरलाई का मतलब कैसे, जैसे कोई चीज़ ये है, इसी के ऊपर कोई चीज़ रख दे रहे हो तो ओवरलाई हो गया, इसके चीज़ इसके ऊपर रख दिया। ओवर लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ इतनी लंबी होनी चाहिए थोड़ा ज़्यादा लंबा है, जैसे कोई आदमी 9 फुट का हो तो ओवर लॉन्ग हो जाता है। ओवरली मतलब एक जनरेशन होती है, एक पीढ़ी होती है, उसको कहते हैं एक जनरेशन या एक पीढ़ी, ओवरली होता है। ठीक, आपका आंसर 1 वाला होगा, और ज़्यादा इधर उधर मत भटकाइए, जितना मन भटकेगा उतना ही गड़बड़ होगा। आ जाओ 14वें नंबर पे, ये फिर वन वर्ड है। इसमें क्या कहा कि द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी आदमी का बड़ा नाम है, बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा आदमी, मतलब अच्छा आदमी है कि नहीं है लेकिन फेमस बहुत है,
उसके नाम को खराब करना, डैमेज है ना, डैमेजिंग ऑफ गुड रेपुटेशन, किसी आदमी का अच्छी रेपुटेशन है उसको आप बर्बाद कर रहे हो, लोगों से कह रहे अरे यार चोर है वो, बेईमान है वो, इस तरह से जब बोलोगे तो उसको क्या कहते हो, डिफेमेशन। फेम का मतलब क्या होता है, किसी का नाम करना, फेम से बना हुआ है, फेम को नाउन बनाओगे फेमेशन हो जाएगा, और उसके पहले अगर मैं डी लगा दूं, डी ई, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेमेशन को ख़राब कर देना। तो डिफेमेशन आपका आंसर हो गया, किसी को बदनाम करना हो जाता है। और वर्ड देख लो, हैं, डेलीगेट का मतलब होता है एक तरह का शिष्टमंडल या प्रतिनिधि मंडल होता है। जैसे गोलमेज सम्मेलन ने भारत ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था, या यूएनओ में हम लोग प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं जो किसी दूसरे पार्टी से बात करने के लिए जाता है, उसको डेलीगेट कहते हैं, प्रतिनिधि मंडल। डिफेक्शन क्या होता है, पार्टी बदलना, दर बदलू हो तो पार्टी बदलना, ठीक है, सपा में है बीजेपी में चले गए, बीजेपी में है सपा में चले आए, ठीक है, कांग्रेस है बीजेपी में चले गए, ठीक है, तो इन सब लोगों को क्या कहते हैं, पार्टी बदलने वाला, दल बदलू, ठीक है। दल बदलू के लिए नाउन क्या यूज किया जाता है पता है, टर्न कोट। टर्न कोट मतलब जो आदमी अपनी कोट बदल ले, मतलब जो आदमी अपनी पार्टी बदल ले, उसी को डिफेक्शन। उनके राजीव गांधी के समय एंटी डिफेक्शन एक्ट भी तो आया था दल बदल कानून के खिलाफ, तो डिफेक्शन होगा। डीजेनरेशन, जेनरेशन का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी होती है, लेकिन यहाँ वो पीढ़ी से मतलब नहीं है, यहाँ जेनरेट करने से है। तो डीजेनरेट मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ जेनरेट हो रही है उसको जेनरेट ना करोगे तो एक तरह से उस चीज़ में क्या आ जाएगा, पतन आ जाएगा, गिरावट आएगी, फाल आएगा। आंसर क्या था, डिफेमेशन था। नेक्स्ट की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, ये क्वेश्चन हो, यहाँ देखो क्या है, कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड, क्वेश्चन मार्क है, तो कैन यू हेल्प मी, तो ये सेड का आस्क्ड हो जाएगा, सब में दिया हुआ है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ लगेगा, सब में लगा हुआ है, ठीक। कैन यू, यू कौन हो गया, मैं हूँ, तो आई लगेगा, सब में आई लगा हुआ है। कैन का कुड हो जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो कट गए, ठीक है। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता, दूसरा और चौथा नहीं हो सकता। अब और आगे बढ़ो इसी में, तो यहाँ लिखा है कि इफ़ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस्ड, ये क्रॉस्ड नहीं होगा, क्योंकि हेल्प के बाद जब वर्ब आती है तो ये इन्फिनिटिव है, एक्चुअली वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम क्रॉस को क्रॉस्ड बना दें, ये इन्फिनिटिव है। बिड है, हेल्प है, लेट है, मेक है, इन सब के बाद जो वर्ब आती है इन्फिनिटिव होती है और उसकी सेकेंड फॉर्म नहीं बनाई जाती। तो पहला भी गलत हो गया। अब क्या हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन आपके पास बचा। आगे आ जाओ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या बताना है आपको, एरर बतानी है यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा ग्रामेटिकल एरर, तो लिखा सी हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, उसकी आदत है पैसा खर्च करने की, करे, उसके पास पैसा है। लिखा अगेंस्ट हर मीन्स, हर मीन्स का मतलब क्या हुआ, उसके रिसोर्सेज, मतलब कोई ऐसी लड़की है जिसकी आमदनी है अठन्नी है, वो खर्चा करती है रुपया, तो यही होता है। स्पेंड अगेंस्ट हर मीन्स नहीं होता, स्पेंड बियॉन्ड हर मीन्स होता है। बियॉन्ड का मतलब क्या हुआ, से ज़्यादा या ओवर लगा दो, बियॉन्ड ओवर हर मीन्स, या बियॉन्ड स्पेंड बियॉन्ड हर मीन्स या स्पेंड ओवर हर मीन्स। वैसे सुटेबल क्या होता है, बियॉन्ड होता है, जब आप अपनी इनकम से ज़्यादा पैसा खर्च करते हो तो गलती कहाँ हो गई, स्पेंडिंग अगेंस्ट में गलती हो गई। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। तो ये रहा आपका 17, क्या बताना, एंटोनियम किसका बताना, ये अंडरलाइन वर्ड है, पढ़ना चाहो पढ़ लो। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़, नेचुरल एनवायरनमेंट कह रहे इन कंट्रास्ट विद द बिल्ट एनवायरनमेंट। एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और उन्होंने कहा ठीक अपोजिट किसके होता है, बिल्ट एनवायरनमेंट। बिल्ट एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि विच रिफर्स टू द एरियाज दैट हैव बीन फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड, वो एरियाज जो कि बदल दी गई हैं, ट्रांसफॉर्म कर दी गई हैं और इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया है। एक्टिविटी कैसी, जैसे सिटीज़ हैं, हमने शहर बसाए, टाउन्स बताए,
ठीक है, और तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाए, पुल बनाए, सड़कें बनाई, मॉल बनाए। तो ये बिल्ट एनवायरनमेंट हो गया। और उसके अगेंस्ट होता है क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियल मतलब चीज़ें बना करके, स्ट्रक्चर वगैरह बना करके हमने उसको क्या कह दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, हमने उसको क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। ठीक है, उस पर इफ़ेक्ट डाला है। ठीक है, तो ढूंढना क्या है, एंटोनीम। तो बाई पार्टीशन, बाई पार्टीशन का मतलब क्या होगा, द्विपक्षीय हो गया। क्या हो गया इसमें, द्विपक्षीय, प्रभावित हुआ तो ये बाई पार्टीशन हो गया। प्रभावित का मतलब क्या हुआ, इसमें द्विपक्षीय होंगे। द्विपक्षीय का मतलब क्या हुआ, द्विपक्षीय होने का मतलब हो गया निष्पक्ष हो गए हम। ठीक है, द्विपक्षीय होने का मतलब क्या हो गया, निष्पक्ष हो गया। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब क्या होता है, विरोधी, जो हमारा दुश्मन हो जाता है वो हो गया। हैकनीड का मतलब होता है निहायत साधारण सा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा होगा। इंटरेस्टेड मतलब रुचि वाला हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंस किया मतलब उसको प्रभावित किया, और अब क्या कर दो, बाई पार्टीजन कर दो, जिसमें हम वो क्या हो जाएंगे, निष्पक्ष हो जाएंगे। निष्पक्ष होने का मतलब हम प्रभावित नहीं हुए, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा, तो क्या करना है, ये खाली जगह दी हुई है। अब यहाँ क्या करना है, ये मुहावरे हैं, बताओ यहाँ पर कौन सा मुहावरा फिट होगा। तो पहले सेंटेंस पढ़ो, वन हैज़ टू बी परसिस्टेंट इन स्टडीज़। परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस, रेगुलर, निरंतर। तो एक आदमी को परसिस्टेंट होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। इफ़ ही या सी वांट्स टू गेट हिज आर हर ड्रीम जॉब, अगर वो अपने मन का अपना ड्रीम जॉब पाना चाहती है, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती है, तो स्टडीज़ में क्या होगा, परसिस्टेंट होना पड़ेगा। सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल, सफलता अनअटेनेबल हो जाएगी, मतलब जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, ऐसी हो जाएगी। इफ़ वन स्टडीज, अगर कोई आदमी पढ़ता है, कैसे, रेगुलर ना इरेगुलर ना। इन्होंने कहा, पहले क्या कहा, अगर कोई लड़का या लड़की अपने सपने को साकार करना चाहता है तो उसको पढ़ाई में परसिस्टेंट होना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि सफलता अधूरी रह जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी अगर कोई आदमी पढ़ाई कैसे करता है, ऐसे करता है, मतलब परसिस्टेंट का उल्टा। मतलब क्या हुआ, कभी तो बड़ा जोश आया, गए तैयार व्यार होके गए, किताब से दुकान गए, किताबें ले आए, 2-3-4 कलर की पेनें ले आए, रजिस्टर ला के सबसे ऊपर पहले पेज पे लिख दिया, मतलब जय माँ सरस्वती। अब ठीक ये शुरू करेंगे। उसके बाद 2-3-4 पेज खूब लाइन वाइन खींचा जाएगा, खूब 2-3 कलर के पेन से लिखा जाएगा। वो अब 4-6 पन्ना, मतलब 1 हफ्ते का जोश रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। फिर महीना भर भाई लोग पार्टी करेंगे, फिर एक आध दिन जोश किसी दोस्त का सिलेक्शन हो गया तो फिर शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो लोग बरसाती मेढक की तरह कभी बड़े जोर से पढ़ते हैं, कभी नहीं, कभी बड़े जोर से पढ़ते हैं, कभी नहीं, उन लोगों के पढ़ने को क्या कहा जाता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हुआ, रुक रुक कर, इंटरमिटेंट हो जाता है। क्या होता है, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर पढ़ाई करते हैं, 2 दिन किए, 4 दिन मौज किए, फिर 2 दिन किए, फिर 4 दिन मौज किए। तो यही हमारे लिए सूटेबल ऑप्शन भी है। अगर ये देखना चाहते हो द 3 आवर्स, द 3 आवर्स में ये यूज़ किया जाता है पढ़ाई में, जो 3 आवर होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और एक मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन ये मैथमेटिक्स में एम ना देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा ये ग्रीक भाषा का है ना। तो ग्रीक भाषा में मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए जो वर्ड शुरू होता है वो आर से। इस समय मतलब एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, ये याद आ रहा है कि वो ग्रीक भाषा में मैथ पढ़ने के लिए आर से, अरिथमेटिकल कुछ इस तरह का वर्ड था। एक्चुअली ये भी नहीं याद आ रहा, किसी दिन बता दूंगा। ठीक है, तो वो 3 आवर्स होते हैं, पढ़ाई के 3 स्टेप हैं, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन जिसको कहते हैं। ठीक, रूट एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच का मतलब जानते क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाता है। रेडिकल का मतलब होता है बहुत ही थारोली, बहुत विधिवत, डीपली घुसकर, तो वो हो जाता है। तो ये डीपली पढ़ाई करोगे तो सपने अधूरे नहीं रह जाएंगे भैया, पूरे हो जाएंगे, ये भी नहीं लगेगा। इन अप्स एंड डाउन्स का मतलब सुख में, दुख में, कष्ट में, मुसीबत में, हर कंडीशन में, तो ये भी नहीं लगना है। वो आएगा कौन सा, पहला वाला आंसर। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, 18 हम लोगों का हो चुका,
19 पे आ जाओ। तो ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या करना है, फिर वही नो एरर वाला है मामला। तो ही नोज़ दैट, उसको पता है कि ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, उसके पास और कोई चारा नहीं है बट टू वर्क हार्ड वर्क करने के सिवा। मीनिंग के अकॉर्डिंग तो ये एकदम से सही है। कुछ कॉम्बिनेशन होता है जिसमें गड़बड़ी आती है। देखो अगर लिखा हो नो ऑप्शन, ठीक है, हाँ नो ऑप्शन, या लिखा है नो अल्टरनेटिव, ठीक है, या नो चॉइस लिखा हो, ठीक, चॉइस लिखा हो, तो इन सब के साथ हम लिख क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं, ठीक है, ये बट हो गया। लेकिन अगर अदर दिया हो, अदर के साथ क्या लगता है, देन लगता है, ध्यान रखना, अदर के साथ देन लगता है, एल्स के साथ बट लगता है, ठीक। तो यहाँ पे लगा क्या हुआ है, ये देख लो, तो नो अदर, नो ऑप्शन अदर देन, तो अब अदर यहीं लगा दिया, लगाना क्या चाहिए था, ही हैज़ नो ऑप्शन अदर देन, ठीक। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, बट लगा हुआ है। तो गलती अदर की नहीं है, गलती है बट की, कि अदर के साथ में बट नहीं लगता, क्या लगता है, देन लगता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका गलत कौन सा हुआ, ये बट वाला गलत होगा, तो दूसरा वाला लगेगा। होना क्या चाहिए था, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन देन टू वर्क हार्ड, ना कि बट टू वर्क हार्ड। 19 हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कह रहे हैं, इतना जो पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं कि अगर ये गलत है तो इम्प्रूव कर दो, नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन इस बार है, हो सकता है नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन हो, सही हो। चलो पढ़ें। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जब मैं आपकी उम्र का था, तो आई वॉज वर्किंग 2 जॉब्स, तो उस समय मैं 2 काम करता था, 2 नौकरियां करता था। क्यों, टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। तो प्रोवाइड फॉर का मतलब जानो, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, नोट कर लेना भैया, किसी तरह आ सकता है ये, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना। तो मुझे तो लग रहा है कि ये एकदम से सही यूज़ किया गया है। जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं 2 नौकरियां करता था परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो नो सब्स्टिट्यूशन करो, ऑप्शन मत देखो, ये एकदम से सही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या भैया, 21 से 25। अब 21 से 25 की कहानी क्या होती है अच्छी तरह जानते हो। ये रहा 21 से 25 का मटेरियल। एक पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, 5 खाली जगह हैं, उनकी जगह पर क्या लगाना होगा यही देख लीजिए। तो पहले पढ़ना होगा, ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक हम लोगों की लाइफ में तो वही एक देखने को मिली अभी 2 साल पहले, कोरोना, ठीक है, तो हो सकता है उसी पे बात हो। ड्यूरिंग द पैंडेमिक रिमोट वर्किंग हैज़ केप्ट द वर्क गोइंग ऑन अक्रॉस डैश, ठीक है। इन्होंने कहा पैंडेमिक के समय, कोरोना के समय, रिमोट वर्किंग का मतलब दूर से बैठ के, वही वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के जो काम हो रहा था, उस काम ने क्या किया, हैज़ केप्ट द वर्क गोइंग ऑन, इसकी वजह से काम चालू रहा, बंद नहीं करना पड़ा। अक्रॉस डैश, अक्रॉस डैश का मतलब क्या होगा, अक्रॉस द वर्ल्ड लगा सकते हो, अक्रॉस द ग्लोब लगा सकते हो, अक्रॉस द अर्थ लगा सकते हो, पूरी दुनिया में, मतलब संपूर्ण के लिए, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, अभी तो यही लग रहा है कि ये लगना चाहिए। आगे लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री गॉट शट डाउन फिजिकली ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय में लगभग सारी की सारी इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री, लगभग सारी इंडस्ट्री गॉट डाउन शट, मतलब सब की सब इंडस्ट्री शट हो गई थी, बंद हो गई थी। कैसे, फिजिकली बंद हो गई थी, लोग वहाँ जा नहीं रहे थे। बट द वर्क फ्रॉम होम मॉडल, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम वाला मॉडल था, ट्राई टू डैश द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन, उसने लॉकडाउन की इफेक्ट को डैश करने का काम किया। तो जो वर्क फ्रॉम होम है वो लॉकडाउन के इफेक्ट को कम करने का काम किया या ज़्यादा करने का। भाई जब वर्क फ्रॉम होम हो गया तो आप काम तो कर ही रहे हैं, जब काम कर ही रहे हैं तो ये उसके इफेक्ट को कम करने का प्रयास करेगा, तो दूसरे नंबर पर कम करने के लिए लगाओगे। व्हेन इट केम टू जॉब्स, जब नौकरियों की बात आई तो वर्क फ्रॉम होम करने लगे तो नौकरियां कम गई, नहीं तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई भी थी, कुछ लोगों की नौकरियां बच गई थी जो वर्क फ्रॉम होम जहाँ से अलाउ हो गया था।
इन द फ्यूचर आल्सो, भविष्य में भी, मेनी बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब, देखो यहाँ लगा दिया अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, ये सब के सब। देखो जिसमें मशीन पे बैठ के काम करना पड़ता है वहाँ तो ऑफिस जाना पड़ेगा, कारखाने जाना पड़ेगा। जो कंप्यूटर बेस्ड काम है जो घर पे बैठ के करने हैं तो वो घर पे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। आर डैश कंटिन्यूइंग विद द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या हुआ, वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों को मिक्स करके ये लोग काम करने के बारे में क्या कर रहे हैं, कब के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, प्लानिंग, थिंकिंग, इस तरह का कोई वर्ड आएगा। रिमोट वर्किंग हैज़ रिप्लेस्ड ज्योग्राफी। रिमोट वर्किंग ने क्या कि ज्योग्राफी को ही हटा दिया एकदम से। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे फिजिकली काम करना है, वर्चुअली काम करना होगा, तो जैसे मुंबई में कहीं पे, पुणे में कहीं काम करना है तो वहीं आसपास के लोगों को ले लेते थे, दूर वालों को नहीं लेते थे। तो रिमोट वर्किंग हो गया तो पता लगा कि हमारी कंपनी जो है वो मुंबई में है और हम यहाँ लखनऊ में बैठे बैठे अगर ऑनलाइन वर्क होता है, लैपटॉप से वर्क होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम लखनऊ में बैठे बैठे मुंबई के ऑफिस का काम कर सकते हैं ना। तो यही हो गया कि जो रिमोट वर्किंग है इसने ज्योग्राफी का मैटर होता था उसको हटा ही दिया एज आ मेजर हायरिंग डैश। तो हायरिंग का मतलब जो हम कर्मचारियों को नियुक्त करते थे, हायर करते थे, अब उसमें लोकल एरिया का होगा, ये इशू ही हट गया। अब अगर लिखा विद 90% ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि 90% सीनियर एग्जीक्यूटिव को घर से काम करने को क्या दिया गया, तो अब प्लेस की कोई चिंता ही नहीं रही। एज अ रिजल्ट इसका नतीजा ये हुआ कि 76% ऑफ यूएस ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर लाइकली टू डैश आउटसाइड द सिटी। तो 76% यूएस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर मोर लाइकली टू डैश आउटसाइड। तो यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए आएगा, ठीक है, किसी को नियुक्त करना अपॉइंट करने के लिए लगेगा, तो ये लोग ज़्यादा संभावना है कि बाहर से ही अपॉइंट कर लेंगे। डैश अपॉइंट वगैरह आ जाएगा आउटसाइड द सिटी और इवन स्टेट। जब वर्क फ्रॉम होम करना तो कहीं से आदमी को हायर कर लेंगे ना, अकॉर्डिंग टू द टैलेंट वर्क पोल, ठीक है। जो टैलेंट वर्क पोल होगा, कौन कितना टैलेंटेड है उसके हिसाब से आप रिक्रूटिंग मैनेजर, ठीक है। अगर का कंडक्टेड अक्रॉस द यूएस कोटेड बाय एन FE रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है उसी में ये ऐसी बातें कही गई हैं। तो अब आ जाओ हम लोग भरते हैं एक एक करके। तो पहली सिचुएशन देख लो, यहाँ पे क्या कहा, पैसेज का मतलब तो समझ में आ गया ना, बस अब भरो। इन्होंने कहा कि पैंडेमिक के समय में रिमोट वर्क ने क्या किया, हैज़ केप्ट वर्क गोइंग ऑन अक्रॉस डैश। तो एक तो यही लग रहा है दुनिया भर में, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, दुनिया भर में, या और कुछ आ जाएगा हो सकता है इसकी जगह पर। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। पहला फिलर अक्रॉस रिमोट, ये रिमोट वर्किंग ने क्या कर दिया था, अक्रॉस द ग्लोब, मतलब अक्रॉस सेक्शंस होगा, अक्रॉस एरियाज होगा या अक्रॉस सेक्टर्स होगा। बताओ इसमें क्या लगना चाहिए, ठीक। तो होगा क्या इसमें, सेक्टर्स होगा। क्यों भैया, देखो इन्होंने कहा पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा था, तो ये सेक्शंस, किसी कंपनी का सेक्शन होता है ना, सेक्शंस होगा नहीं, अक्रॉस फील्ड्स होगा नहीं। तो क्या होगा, हर तरह के सेक्टर में ऐसा हो रहा था, हर तरह के एरिया में नहीं, हर तरह के सेक्टर में ऐसा हो रहा था, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरे वाले में क्या लगाना है हम लोगों को, आपको याद होगा उसमें क्या था कि वर्क फ्रॉम होम ने एम्प्लॉयमेंट पर कोरोना के इफ़ेक्ट को कुछ डैश करने का प्रयास किया था, ठीक है। दिखा दूँ आप लोगों को, देख लीजिए, ये 2 नंबर पे था, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, देख देख के करेंगे, 1 मिनट और लगेगा बस ना। तो इन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम मॉडल ट्राई टू डैश द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन व्हेन इट केम टू जॉब्स। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि उसके इफेक्ट को कम करने का काम किया उसने, ठीक है। तो कम करने के लिए क्या लगाओगे, सब्सटेंशिएट करोगे या रिड्यूस करोगे या रिप्लेनिश करोगे या सब्सटीट्यूट करोगे। तो उसको रिड्यूस करने का प्रयास किया था कि नहीं किया था, बताओ। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, भरपाई करना, मेकअप करना। तो उसकी कमी को भरपाई करने की नहीं, उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करती।
अब सब्सटेंशिएट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? सब्सटेंशिएट का मतलब होता है उसको सर्टिफाई कर देना, पुष्टि कर देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसकी जगह पर यूज कर देना। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल जो आंसर है वो कौन सा होगा? रिड्यूस कर दिया था उसके इफेक्ट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की ओर। तो एक बार फिर देख लो 23 24 को हमें क्या भरना है, ये तीसरे नंबर पे क्या लगाना है पढ़ लेते हैं, फिर चल के वहाँ लगाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या है कि इन्होंने कहा इन द फ्यूचर आल्सो मेनी बिजनेस across the globe including the information technology इंडस्ट्री आर डैश, ये विचार कर रहे हैं कंटिन्यू रखने के लिए हाइब्रिड मॉडल को। थर्ड नंबर पर वो विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। थर्ड विचार कर रहे हैं तो करने दो विचार इनको। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, ये है। तो विचार करने के लिए क्या लगाओगे? कंसिडरिंग, बिल्कुल सही है। ऑब्जर्विंग नहीं होगा, एनालाइजिंग नहीं होगा, एग्जामिनिंग नहीं होगा। ये हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर, कंटिन्यू करने पर विचार करें, कंसिडरिंग लग जाएगा। अब 24 में आ जाओ। तो इन्होंने कहा कि इसने उन लोगों के जो सिलेक्शन का क्या था जो चेंज कर दिया इन्होंने। सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, फार्मूला होगा कि क्राइटेरिया ये होगा क्राइटेरियन, ये क्राइटेरिया प्लूरल हो जाता है। स्टैंडर्ड, ये क्राइटेरियन क्या होता है? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बस केवल इतना अंतर है। फार्मूला और स्टैंडर्ड लगेगा नहीं। तो एक बार आपको फिर से दिखाते हैं उस क्वेश्चन को, तो ज़रा मैं इसको क्लियर कर दूं। ये चौथा है। ठीक है, कह रहे हैं कि रिमोट वर्किंग हैज़ रिप्लेस्ड ज्योग्राफी एज अ मेजर, हायरिंग डैश विद 90% सीनियर एग्जीक्यूटिव वर्किंग वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पर हायरिंग मतलब कर्मचारियों को हायर करने का क्या बदल दिया? क्राइटेरिया चेंज कर दिया। अब आपको समझ में आ गया वहाँ पे मैंने क्राइटेरिया क्यों लगाया था। यहाँ पे क्या लगा? क्राइटेरिया चेंज कर दिया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो एक बार देख लो, अब क्वेश्चन को तो देख लो। क्वेश्चन में है एम्प्लॉय करना, एग्जीक्यूट करना, डिप्लॉय करना और इम्प्लीमेंट करना। करना क्या है हम लोगों को, ये देखो यहाँ लिखा है कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि 76% अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोर लाइकली टू डैश आउटसाइड सिटी, इवन स्टेट के भी बाहर से भी वो लोगों को ले लेंगे, नौकरी पर रखेंगे। तो आ जाओ फिर से क्या करेंगे? एम्प्लॉय करेंगे। डिप्लॉय सेना तैनात करने के लिए लगता है, एग्जीक्यूट किसी रूल रेगुलेशन के लिए लगता है, इम्प्लीमेंट भी किसी रूल रेगुलेशन के लिए लगता है। तो ये हम लोगों ने कर लिए सेट नंबर 25 के 25 क्वेश्चन, और 25 इंटू 25 कितना होगा? आइए आप लोग बताइएगा। हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा मतलब आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ा, कम मजा आई, मतलब एनर्जी लेवल थोड़ा कम लग रहा होगा, आवाज़ थोड़ी दबी दबी थी क्योंकि गला दर्द कर रहा था, वो तेज़ बोल नहीं पा रहा पड़े, इसीलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ाए हैं। ठीक है, तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा? 1-2 दिन तक ऐसे आराम से पढ़ाएंगे, थोड़ी सी गले में तकलीफ़ है ना, इसलिए फिर पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि अच्छा लगा और कितना काम का था, इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ आप लोगों का। धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। 40 सेट में से 25 सेट कर लिया आज, 15 सेट और बचे हैं, जैसे 15 हो, जैसे 25 हो गए वैसे 15 और ख़त्म हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम आने के पहले मैं सारा फिनिश कर दूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। टिल द टेक केयर, थैंक यू।